नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में मॉक टेस्ट नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर जो है वो अब 20 है। कितना नंबर है? 20 नंबर मॉक टेस्ट है आपका। चलिए, तो 20 नंबर मॉक टेस्ट का शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह फ्रैक्शन से संबंधित है। फ्रैक्शन से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बड़ा छोटा पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट आपसे पूछा जाता है, या फिर 3 4 5 फ्रैक्शन आपको दिया जाता है और आपको उसको अरेंज करने के लिए कहा जाता है। बताइए कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये इसको चुनना होता है, क्रम को चुनना होता है, कौन ऑप्शन में जो है वह सही क्रम सजा हुआ है आरोही अवरोही का। चलिए, तो अभी बात किया गया आरोही का। आरोही मतलब क्या होता है? तो बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है? बढ़ते क्रम, पहले छोटा तब बड़ा। तो देखिए, एक तो मेथड है आपके पास क्रॉस वाला मेथड, कि क्रॉस वाला मेथड से बारी बारी से ऑप्शन से आप जांच लो। चलिए, अब देखिए ना, तो कौन आरोही क्रम में है? पहला ऑप्शन देखते हैं। देखो, 5 5 कितना हो गया? 25, 6 3 18। यह तो गड़बड़ है, पहले बड़ा तब छोटा हो जा रहा है। क्रॉस करने के बाद जिसके सर पर वैल्यू तिरछा तिरछी गुना करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, जिसके सर पर वैल्यू बड़ा मिलता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, जिसके सर पर वैल्यू छोटा मिलता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो इसमें आरोही है तो पहले छोटा तब बड़ा होना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। देखो, 6 3 18, 5 5 कितना हो गया? 25, सही है यहाँ तक। अब इसमें आते हैं, 9 5 45 है ना, और 7 6 42, यह गड़बड़ हो जा रहा है, पहले बड़ा तब छोटा। यहाँ देखो, 9 3 27, 7 5 35 सही है, 7 6 42, 9 5 45, यहां हर कंडीशन सही है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी आप जांच के देख सकते हो। देखो, 7 5 35, 9 3 27, तो यही गड़बड़ हो गया, पहले बड़ा तब छोटा। आरोही में पहले छोटा तब बड़ा होना चाहिए। एक तो यह तरकीब हो गया। अब देखिए, आपके पास जितना भी फ्रैक्शन इस्तेमाल किया गया, कौन कौन सा फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा तरकीब आपको सिखा रहे हैं। एक फ्रैक्शन जो इस्तेमाल किया गया है वह कहोगे सर 5 बट्टा क्या है? 6 है। नहीं, 5/6 है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका? यह हो गया आपका 3/5। और तीसरा क्या हो गया आपका? एक हो गया आपका 7/9। अब यही तीनों को अरेंज करना है आरोही क्रम में, यानी छोटा से बड़ा की ओर अरेंज करना है। अब एक बात देखो, जितना भी फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया गया है, तीनों में तीनों फ्रैक्शन जो है यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न है। उचित भिन्न उस भिन्न को कहा जाता है जिसका हर का मान जो हो अंश के मान से क्या हो? ज्यादा हो, या फिर वैसा भिन्न है ना, वैसा फ्रैक्शन जिसका मान 1 से छोटा हो। है बिल्कुल, है ना। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर के अंतर से हर को रिप्लेस कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अंश और हर के अंतर से। अच्छा देखो, 5 और 6 का डिफरेंस कितना? 1। हर को रिप्लेस करो, लिखेंगे 5/1। देखो, 3 और 5 का डिफरेंस 2, हर को रिप्लेस करो, 3 बट्टा क्या लिखेंगे? 2। अब देखो, 7 और 9 का डिफरेंस 2, लिखेंगे 7 बट्टा क्या लिखेंगे? 2। अब कुछ नहीं करना है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए और प्रत्येक टर्म में गुना कर लीजिए। अच्छा, 1 2 2 का एलसीएम 2, 2 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 10, यहां करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहां हो जाएगा 3, और यहां कितना हो जाएगा आपका? 7। अब देखो, जिसके सामने जैसा मान का प्राप्ति हुआ है, समझो फ्रैक्शन वही प्रारूप का होगा। अगर जिसके सामने बड़ा वैल्यू मिला है तो समझिए फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसके समक्ष जो है छोटा वैल्यू मिला है समझो फ्रैक्शन छोटा होगा। आपको आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है? 3 वाला, यानी सबसे छोटा 3/5 है ना। इसके बाद जो जहां तक सवाल है, इसके बाद कौन हो जाएगा आपका? ये 7 वाला, यानी 7/9। अच्छा, इसके बाद सबसे बड़ा का जहां तक सवाल है, यह कौन हो जाएगा आपका? 5/6। जिसके सामने जैसा मान का प्राप्ति होता है उसी प्रकार का फ्रैक्शन हुआ करता है। यही इसका आरोही क्रम है। यही ऑप्शन हमने टिक किया था, 3/5, 7/9, 5/6। यही जो क्रम है इसका आरोही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। एक तो क्रॉस वाला मेथड से आप बना सकते हो, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, है ना। यह मेथड तो हर जगह लागू है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रश्न को ऐसे भी आप बना सकते हैं। और ये भी जान लीजिए कि फ्रैक्शन का वास्तविक रूप ही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए एग्जाम में 99% चांस होता है कि प्रश्न जो आता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कहता है यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है। देखिए, तो एक संख्या को हम मान लेते हैं 3x, जबकि दूसरा संख्या को मान लेते हैं 5x। इसका एलसीएम 120 दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? 120। अपने हिसाब से निकाल लीजिए, एक्स बार में लगा लो, बच जाएगा आपके पास 3 और कितना 5 है ना, यह हो जाएगा 15x बराबर में 120 है ना। अब देखो x का मान कितना आ गया 8। आपसे दोनों संख्या पूछा, एक संख्या को हमने 3x माना है जबकि दूसरा संख्या को हमने 5x माना है, तो 3x बराबर हो गया 8 तरीके 24, जबकि 5x बराबर x बराबर 8, तो 5x बराबर 40। यही तो दो संख्या है 24 और 40। क्या मेरे भाई? 24 और 40। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, है ना। अनुपात को जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि लगा के हटाते हैं। एक संख्या को हमने 3x मान लिया, एक संख्या को हमने 5x मान लिया, एलसीएम दे रखा था 120, x का मान 8 आ गया, एक संख्या 3x है, 3x बराबर 24, एक 5x है, 5x बराबर 40। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, इस व्यंजक का मान हमको बताना है। अच्छा बताओ चेला, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहोगे सर x बाई जेड हो जाएगा। बाई जेड से भाग देंगे x बचेगा, x से गुना करेंगे यहाँ x क्यू बन जाएगा, x जेड से भाग देंगे बाई बचेगा, बाई से गुना करेंगे बाई क्यू बनेगा, x बाई से भाग देंगे जेड बचेगा, जेड से गुना करेंगे जेड क्यू बचेगा। अब देखो, आप जानते हो कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इन परिस्थितियों में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। तो उसी प्रकार से अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3x बाई जेड। तो ऊपर में हो जाएगा आपका 3x बाई जेड नहीं, और नीचे हो गया आपका x बाई जेड, है ना। x बाई जेड काट के हटा लीजिए, अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा उत्तर कर लोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इन परिस्थितियों में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वह होता है आपका 3abc। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। देखो, कहता है कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में √3/2। हमसे कहता है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान बताइए। देखो, इसको प्रोसेस से तो आप बना ही सकते हो, है ना। देखिए, अगर प्रोसेस से बनाना है तो प्रोसेस से पहले सिखा देते हैं। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको माइनस वाला का मान दिया है, प्लस वाला का निकालना है। तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। चलिए इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर कितना कर लेते हैं? सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, यही एक्स का मान बताना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है, जिसको हमने एक्स मान लिया। अब क्या करते हैं, देखो दोनों को वर्ग करके जोड़ लेते हैं ना। अच्छा, वर्ग करके जोड़ोगे आप, है ना, तो इधर हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना आराम से, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड तो जुट गया, राइट साइड का वर्ग करके जोड़ो। अच्छा, इसका वर्ग करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस में x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ वर्ग करके जोड़ दिए, राइट साइड को राइट साइड के साथ वर्ग करके जोड़ दिए। अब एक बात सोच के देखो, आराम से समझो पहले। अच्छा, यह कौन सा फॉर्मेट में आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो, जब जोड़ोगे तो 2ab दोनों का कट जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। चलिए, बराबर में हो गया आपके पास 3/4 प्लस में एक्स स्क्वायर। नहीं, अब देखो इसका मान कितना हो गया? यह तो 1 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो लिखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? यह हो गया 2 माइनस में 3/4।
तो देखो 4 दूना 8 में से 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। अतः x बराबर स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √5 और 4 का हो गया 2, यानी √5/2 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये देखो बिल्कुल ही प्रोसेस आपको दिखा दिए कि अगर माइनस दे प्लस पूछे कैसे निकालेंगे, प्लस दे माइनस पूछे कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, एगो जो दिया उसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए, दूसरा को कुछ एज्यूम कर लीजिए और दोनों को वर्क करके जोड़ लीजिए। यह तो प्रोसेस हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब देखिए कैसे एग्जाम में कैसे काम करेंगे। अब ध्यान इस बात का रखना है आपको, है ना। हाँ मेरे भाई, ध्यान इस बात का रखना है कि यदि साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर x हो तो साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर √2 माइनस में x स्क्वायर। बस यही बात ध्यान रखोगे। और ये आता कहां से? यहीं से, जो आपने प्रोसेस देखा वहीं से इसका प्राप्ति होता है इस कंक्लूजन का। अब देखो इसमें यह भी बात कह देना चाहते हैं, अगर कॉस भी आगे रहे तो भी यही नियम लागू होगा। अगर कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बराबर अगर x है तो कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा बराबर भी यही कंक्लूजन होगा √2 माइनस में x स्क्वायर। तो आप इसके माध्यम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो माइनस दिया है और प्लस आपसे पूछा गया है, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन थीटा, है ना, प्लस में कॉस थीटा बराबर में √2 माइनस में x स्क्वायर। अच्छा वर्क कर लो उसका, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, तो 8 में से 3 चला गया, 5 का हो गया √5 और 4 का हो गया 2, यानी √5/2 ये आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास दोनों तरकीब है, या तो आप प्रोसेस बना लो, या तो इस बात को आप ध्यान रखो, इस बात को आप ध्यान रखोगे कि अगर साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर x होता है तो इन परिस्थितियों में साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बराबर √2 माइनस में x स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर ऊंचा एक टावर के पैर के समान स्तर पर खड़ा है। यदि टावर के शीर्ष को देखने पर वाले पर्यवेक्षक का जो उन्नयन कोण 45 डिग्री है, टावर का ऊंचाई, देखो यह टावर है। अब देखिए 1.5 मीटर का एक पर्यवेक्षक है, 1.5 मीटर का, जो कहता है पर्यवेक्षक जो है टावर से कितना दूरी पर है? 28.5 मीटर के दूरी पर है। 1.5 मीटर का पर्यवेक्षक था। कितना मीटर का? 1.5 मीटर का पर्यवेक्षक। और टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है? पर्यवेक्षक जो है टावर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, शीर्ष को देखने पर जो है, टावर के शीर्ष को देखा, पर्यवेक्षक का जो है उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। अब हमसे क्या कहता है? टावर का ऊंचाई बताइए। यही बात है ना, यह टावर के धरातल से 28.5 मीटर दूर स्थित है पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का ऊंचाई 1.5 मीटर है ना। अब कहता है टावर का ऊंचाई बताओ। देखो यह 1.5 है ना, तो यह भी आपका कितना हो जाएगा? यह 1.5 हो जाएगा। यह 28.5, तो यह भी 28.5 हो जाएगा। अच्छा कोण सेटिस्फाइड करवा लीजिए। tan 45 का मान 1, तो जो बेस होगा, है ना, वही लंब लेना होगा तब ना 1 आएगा, तो यह भी 28.5 हो जाएगा। आपसे टावर का वास्तविक ऊंचाई पूछा। देखो यह जो ऊंचाई आया यहां से यहां तक का आया, नीचे ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो टावर का वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, तो यह हो जाएगा 28.5 और 1.5, यानी कितना हो जाएगा आपका? 30 मीटर हो जाएगा। कितना? 30 मीटर। यही तो टावर का ऊंचाई है, यही टावर का ऊंचाई है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए, यही जो है टावर का वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा 30 मीटर का। कितना का? 30 मीटर का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है शुक्रवार, शनिवार और रविवार, देखिए बात किसका किसका? फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यह 3 दिन का औसत जो है 37 है। तो औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करेंगे, 3 से गुना कर लीजिए, है ना, तो 37 गुना 3 कर लो, देखो कितना हो गया। यह हो गया आपका 100 कितना? 111 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 111 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पहला इक्वेशन कर लीजिए, है ना। अब आगे क्या कहता है? शनिवार, रविवार, सोमवार, देखो सैटरडे, संडे और फिर मंडे, यह 3 दिन का जो औसत है
वो औसत है 34, जोगफल 34 गुना कितना हो गया आपका, ये हो गया 3। औसत को जोगफल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटीज गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 102 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जैसे जैसे कह रहा है प्रश्न वैसे उसे करते चलिए, कहीं कोई परेशानी का बात नहीं है। पहले बोला था शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन का औसत बोला, तीनों का योग निकाल लिए। फिर चर्चा किया शनिवार रविवार और सोमवार, उसका योग निकाल लिए। अब घटाइए इसको, देखो माइनस 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 है ना, सैटरडे कट गया, संडे कट गया, यानी शुक्रवार माइनस में सोमवार बराबर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यह शुक्रवार और सोमवार के तापमान में अंतर आ गया, और शुक्र और सोमवार के तापमान में रेशियो 5:4 का है। प्रश्न कहता है फ्राइडे और मंडे के तापमान के बीच का रेशियो 5:4 है। अब क्या बोलता है, शनिवार और रविवार का औसत तापमान बताओ, यानी सैटरडे और संडे का तापमान तो निकाल लें। तो सैटरडे संडे का तापमान निकालने के लिए या तो ऊपर वाला में शुक्रवार घटाइए या तो नीचे वाला में सोमवार घटाइए, आपके पास दोनों विकल्प है, तो जो मर्जी। तो शुक्रवार का ही तापमान निकाल लेते हैं। देखो तो दोनों में अंतर जो है 9 डिग्री का है। अगर यूनिट डिफरेंस देखा जाए तो एक शुक्रवार का कितना हुआ 5 यूनिट, तो 9 पच्चे कितना हो गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये शुक्रवार का हो गया। तो ऊपर वाला इक्वेशन में घटा लीजिए, शनिवार रविवार का आ जाएगा। तो सैटरडे प्लस में संडे है ना बराबर तीनों दिन का 111, इसमें से 45 घटा लो तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 66, कितना 66 डिग्री सेंटीग्रेड। यह दोनों दिन का तापमान का योग आ गया। यह दोनों दिनों का औसत तापमान आपसे पूछा था, यही शुक्रवार और शनिवार का है ना। तो यह हो जाएगा 66 बटा कितना हो गया आपका 2, यानी 33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी है। कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ रहा है आपको, और बिल्कुल ही आसान सा सवाल था है ना। जैसे जैसे बोला गया हमने किया। शुक्रवार और सोमवार के तापमान के बीच में अंतर 9 का आ गया, दोनों दिनों के तापमान में रेशियो 5:4 का है। शुक्रवार का निकाले, ऊपर लम घटा लिए, शनिवार रविवार के तापमान का योग आ गया 66 है ना। यही दोनों दिनों का औसत पूछा है। औसत बराबर होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, 66 बटा 2 यानी 33 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तार का एक टुकड़ा 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ जो है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त बनाने के लिए जो है मुड़ा हुआ है। यदि उसी तार के टुकड़े को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो वर्ग का भुजा, देखो जो तार एक वृत्त बनाने के लिए उपलब्ध है, कहता उसी को अगर एक वर्ग का रूप दे दिया जाए है ना, उसी तार को है ना, तो वर्ग बनाने के लिए अगर मोड़ा जाए तो वर्ग का भुजा क्या होगा, यानी जो तार वर्ग वृत्त बनाने के लिए है ना, बनाने के लिए मुड़ा हुआ है, अब उसी तार को वर्ग का रूप दिया जा रहा है, यानी उस वृत्त का जो परिधि होगा, परिमाप जो होगा, इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। अच्छा, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि परिमाप होता है, उसका परिधि 2, यह हो गया आपका पाई, और क्या हो गया आपका आर। यह वृत्त का जो परिधि है यह वर्ग का परिमाप भी है, और वर्ग का परिमाप जो है उसी तार को, जो तार एक वृत्त के लिए था, अब उसको एक वर्ग का रूप दिया जा रहा है, यानी यह जो वृत्त का परिधि है वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 से डिवाइड कर लेंगे है ना, तो वर्ग का भुजा निकल करके आ जाएगा। 7 से काट लीजिए कितना बार में, 10 बार में। देखो 4 से काटेंगे 2, यहाँ 11 बार में काट लीजिए, 11 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर। कितना, 110 सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी वर्ग का जो प्रत्येक भुजा का लंबाई आएगा वह कितना आएगा, 110 सेंटीमीटर मेरे भाई, 110 सेंटीमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता त्रिभुज पी एबीसी में जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे काम कीजिए। अच्छा, क्या बोला गया, त्रिभुज एबीसी में जो है यहाँ पर कहता पी क्यू पैरेलल है ए बी के, नहीं। चलिए, तो यहाँ पर जो बात किया गया आपके साथ है ना, वह हो गया आपका ए बी, क्या हो गया आपका सी। अब इसमें कहता पी क्यू पैरेलल है ए बी के। अच्छा, और पी और क्यू जो है, पी जो है बीसी पर स्थित बिंदु है। अच्छा, पी क्या है आपका, बीसी पर स्थित बिंदु है आपका, और Q जो है वो आपका CA पर स्थित बिंदु है। क्या है, Q जो है आपका CA पर स्थित बिंदु है। आप देखिए यहाँ पर बिंदु P, यहाँ पर बिंदु Q, यही बात है ना, पैरेलल है दोनों। यहाँ बोला है P जो है BC पर स्थित है और Q जो है वह CA पर क्रमशः लगा हुआ है। CQ और AQA का रेशियो जो है
वह क्या दे रखा है, CQ और QA दे रखा है आपको 1:3 नहीं, अच्छा 1:3 है, थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। ये देखिए CQ और QA 1:3 है, यानी CQ आपका 1 है ना, और QA कितना हो गया आपका 3। CP का लंबाई है 4, आपसे BC का लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले बात अगर करें हम, है ना, तो बात करें त्रिभुज CQP का, और बात किया जाए त्रिभुज ABC का, तो दोनों सिमिलर होगा। क्या होगा, दोनों सिमिलर होगा, समरूप होगा। आप पूछो समरूप क्यों होगा, तो समरूप इसलिए होगा मेरे भाई क्योंकि इसका संगत कोण बराबर है। देखो सबसे पहली बात, दोनों में कोण C कॉमन है, उसके बाद जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, और जब संगत कोण बराबर होगा त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप होगा तो इसके संगत भुजा, शीर्षलंब और परिमिति का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है उन परिस्थिति में, जबकि क्षेत्रफल जो है संगत भुजा का वर्ग होता है। तो यहाँ पर बस ज्यादा नहीं सोचना है, सिमिलर हो गया यानी संगत भुजा का रेशियो बराबर कर लीजिए। अब देखो हमको चाहिए BC, क्या चाहिए BC। देखो इसका छोटा वाला का लेते हैं CQ है ना, CQ, और बड़ा वाला का लेते हैं AC है ना, CQ बट्टा AC। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा आपके पास CP बट्टा BC, क्या हो जाएगा BC। अच्छा CQ 1 यूनिट हो गया आपका, AC का जहां तक सवाल है ये हो गया आपके पास 4 है ना। अच्छा CP हो गया आपके पास 4 और BC बट्टा BC, अतः BC बराबर 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। कितना, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, आपका राइट जवाब हो जाएगा है ना। चलिए 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया गया, कुछ भी यूनिट हो सकता है। चलिए 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। मीटर सेंटीमीटर का कहीं जिक्र नहीं है, बस दिख रहा है कि इसका लंबाई 4 है, तो अगला का लंबाई क्या होगा 16 सेंटीमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है X और Y क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है कि X जो है एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि Y जो है उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां से पूरा कार्य जो हम करेंगे 140, इफिशियंसी देखो यह हो गया 5 और इसका कितना हो गया 7। अब सोचिए आगे क्या कहता है, कहता X ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन के बाद Y कार्य से, है ना, Y के कार्य से जो है कार्य पूरा होने तक उसके साथ जुड़ जाता। कार्य कितने समय तक चला, यानी 5 दिन अकेले X कार्य किया, X अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद Y जुड़ता उसके साथ। अच्छा सोचो, यानी X को अकेले 4 दिन काम करवाइए, X के 1 दिन का काम 4 दिन काम किया X अकेले, अब Y जुड़ गया, यानी अब जो शेष काम है उसको अंत तक दोनों मिलकर करता है। अच्छा दोनों का इफिशियंसी 7 5 कितना हो गया 12, 140 में से 20 चला गया 20, तो 120 बटा 12, यानी दोनों मिलकर 10 दिन काम किया, और X जो है अकेले 4 दिन किया था। यानी अगर टोटल कार्य समाप्ति का समय देखा जाए तो टोटल कार्य समाप्ति में जो समय लगेगा वह समय कितना दिन का होगा, तो 14 दिन का होगा। कितना दिन का, 14 दिन का। हाँ कहता बाई ने कितना दिन कार्य किया, तो उत्तर केवल 10 दिन होता। X कितना दिन काम किया, तो X तो शुरू से रहा 4 दिन अकेले भी किया और बाई के साथ भी किया, तो यह जो पूरा समय होता वही जो पूरा समय है वही X का समय है। X 14 दिन काम किया, पूरे कार्य समाप्ति में कितना दिन लगा, तो 14 दिन लगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए अकेला एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ध्यान देना, ये अकेला काम को कई दिन में, 10 दिन में। हाँ जबकि बी उसे जो है, हाँ बी जो है उसको 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपया में पूरा करते हैं, यानी ए और बी जो है उस कार्य को करने के लिए कितना में लिया 4800 रुपया में, है ना। अब क्या कहता है, सी की सहायता से ये कार्य मात्र 5 दिन में ही पूरा कर देते हैं। देखो ए और बी मिलकर ठेका लिया था, लेकिन सी की सहायता से मात्र जो है कार्य 5 दिन में ही पूरा कर देता है। अब देखिए यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, इफिशियंसी यहाँ हो जाएगा 3 2 कितना हो गया 6। अब हमसे कहता सी को कितनी राशि जो है भुगतान किया जाएगा। तो जहां तक मजदूरी बांटने का सवाल है, मजदूरी तो हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बांटा जाता है ना। जिसका जैसा कार्य करने का क्षमता होगा मजदूरी उसको वही हिसाब से दिया जाएगा। जिसका क्षमता ज्यादा मजदूरी ज्यादा, क्षमता कम मजदूरी कम। अच्छा पूरा राशि कितना है, कितना रुपये में करता 4800 रुपये, नहीं 4800,
जो तीनों मिला करके मिलेगा 4800 का यूनिट। देखिए तीनों का इफिशियंसी यहाँ है 6, तो 6 यूनिट बराबर 4800। आपसे क्या कहता है, सी को कितना राशि भुगतान किया जाएगा, सी का पूछा है। तो इसमें तीनों में से ए और बी घटा, 6 में से 5 चला गया, 1, यानी सी को 1 यूनिट मिलेगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 800 रुपया। यानी इस कार्य करने के बदले जो है सी को जो राशि प्रदान किया जाएगा वह राशि कितना रुपया होगा, 800 रुपया होगा मेरे भाई। कितना होगा, 800 रुपया, है ना, 800 रुपया। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है पुरुषोत्तम और अंजिलिका जो है एक ही स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 और 3.5 की गति से चलना शुरू करते हैं। 2.5 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अरे भैया दूरी निकालना है, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जोड़ो, 30 और 3.5 कितना हो गया, है ना, स्पीड हो गया 33.5। अच्छा 2.5 घंटा में दूरी पूछा, 2.5 घंटा से गुना कर लीजिए, कितना से 2.5 घंटा से जो है सकी गुना कर लीजिए। दूरी बराबर चाल गुना समय, अपोजिट डायरेक्शन था, हमने चाल जो है सकी क्या किया, चाल जोड़ा, समय से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका देख लो। तब यह हो जाएगा आपका 10, 12.5 और 66, यानी हो जाएगा आपके पास 6, 33 गुना कितना 66 हो गया, और नहीं 33, 5 से गुना कर लीजिए सीधा सीधी, तो यह हो जाएगा 5 से गुना करके उसका आधा कर लो, 5 से गुना करोगे है ना 25, यानी यही आएगा 83। उतना बड़ा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, 83.75 कितना 83.75 है ना, 83.75 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 83.75 किलोमीटर, है ना। और तो उसके आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है डेसिमल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर, जैसे कि आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, है ना, सी नंबर। अब देखो गुना करने का आसान तरीका, 33.5 में पहले 2 से गुना करो, तो 33 दूना 66 और 1 67, तो ऐसा ही हो गया। अब उसके बाद 33.5 में 0.5 से अगर गुना कर लेंगे, है ना, तो 5 से गुना कर लो, 5 5 25, है ना, और फिर बच गया आपके पास कितना, तो ये हो जाएगा 25 और हो गया 2, 15 2 17, है ना, बच गया आपके पास 1, है ना, और 17 15 1 16 जी 87.75 किलोमीटर आएगा। चलो अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एक चाय की कीमत में जो है ध्यान दीजिएगा, कहता यदि चाय की कीमत में 20% का वृद्धि हो जाता है, कितना का 20% का, तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे। देखिए मान लेते हैं पहले चाय का कीमत था 100 रुपये प्रति किलोग्राम, और एक परिवार भी इस पर 1 किलो अगर खर्च करता तो 100 रुपया खर्च करता होगा, लेकिन वर्तमान में कीमत बढ़ गया 20%, नहीं क्या हो गया, कीमत 1 किलो का 120, तो कहता खपत में कितना कमी करे ताकि बजट वही बना रहे। खर्च 100 रुपया ही करना चाहता है ना, जबकि कीमत 120 हो गया है, तो खपत में कमी करना होगा। अच्छा कितना का कमी करना होगा, 20 का, कहां से 120 से, है ना, तो 20 जो है वह 120 का कितना प्रतिशत है, देखो 20 से 6 बार में, यानी 50/3 कितना हो जाएगा आपका, यानी 16.2/3% का कमी करना होगा, नहीं 16.2/3% का कमी करना होगा, 16.2/3% का बजट में कमी करना होगा। बजट में नहीं, खपत में कमी करना होगा ताकि बजट समान बना रहे, यानी खर्च पहले ही के जैसा बना रहे, खपत में कमी करना होगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता एक किसी वस्तु को 4800 में खरीदता है, कितना में खरीदता है, 4800 में खरीदता है, 30% हानि पर बेच दिया, उससे जो धनराशि मिला उससे एक और दूसरा वस्तु खरीदा और उसे 60% लाभ पर बेच दिया, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। 4800 को गोली मारिए ना, 100 रुपया पर प्रश्न बनाइए। मान लेते हैं कि ए जो है वस्तु को कितना में खरीदता है, 100 रुपया में खरीदा, 30% हानि पर बेच दिया। अच्छा सोचो 30% हानि पर बेच दिया, कितना में बेचा, 70 रुपया में बेचा, और 70 रुपया जो उसको प्राप्त हुआ उससे वह एक और वस्तु खरीदा, अभी 70 रुपया के वस्तु को 60% लाभ पर बेच दिया। बेच दीजिए 60% लाभ पर, है ना, चलिए 16 सत्य बलियोतल से, यानी इसको अंततः विक्रय मूल्य 112 रुपया प्राप्त हो गया। व्यापार का शुरुआत इस 100 रुपया से किया था, अंततः इसको मिल गया 112 रुपया, तो 100 रुपया से शुरुआत की है, 112 रुपया मिल गया, यानी हो गया उसको 12% का लाभ। नहीं, अगर पूरे प्रक्रिया में देखा जाए तब उसको हो गया 12% का लाभ, नहीं 12% का लाभ। भले वो पहली बार जो वस्तु खरीदता है उसको हानि पर बेच रहा था, लेकिन दूसरा बार उतना मेंटेन कर लेता है कि उसको लाभ हो जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं।
एक सम पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। एक पिरामिड का जो बेस है वो एक क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस पिरामिड का जो है आपसे तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखिए बात एक पिरामिड का, हम तो बार बार बोलते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड का आकार जो है चेला वह सुनिश्चित कभी नहीं होता है, उसका बेस बदलते रहता, आकृति बदलते रहता। अगर ऊपर जाके शंकु आकार हो जाए तो वह पिरामिड हो गया। जैसे धरातल है अगर ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला गया तब समझिए वह प्रिज्म है ना। अब देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, इसका जो बेस है वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लंब डाल दीजिए। देखो ये अब 5 हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना दे रखा था, ऊंचाई दे रखा था 12। यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आप निकाल लो तो 5 12 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, नहीं यह हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। यह तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब आपसे क्या कहता है, इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, यानी कर्व सरफेस एरिया बताना है। अच्छा इसका कर्व सरफेस एरिया वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। अच्छा 1/2 आधार में वर्ग है तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा है ना, तो 4 गुने भुजा 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया आपका 13 है ना। 4 से काट लीजिए, 2 से काट लो 4 को 2 बार में, तो यानी हो जाएगा 260 है ना सेंटीमीटर का मामला है। तो 260 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 260 वर्ग सेंटीमीटर। मेरे भाई कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर जो है से कि आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर मेरे भाई, है ना, बी नंबर। इसका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, यानी कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाता है सभी त्रिभुजाकार पृष्ठों का क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं 1/2 गुने आधार का परिमाप गुने है ना तिर्यक ऊंचाई। अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो इसमें बेस का क्षेत्रफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। अगले सवाल की ओर आइए। कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1700 है ना, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, रेट पूछा गया। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में धन बढ़ता है, वो आप देखते होंगे, यह ब्याज पर ब्याज जोड़ा करता है, यानी गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है। अब उससे मतलब भी यहाँ पर नहीं है। अब सीधा सा बात समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ब्याज पर ब्याज लगा करता है। अगर इसको डिफाइन करना होता है तो इसको ऐसे भी करते हैं कि इसमें जो है कि पिछला जो आपका मूलधन होता है, वह पिछला जो आपका मूलधन है, जैसे पिछला जो आपका मिश्रधन है वो अगला साल के लिए मूलधन का काम करता है, यानी पहला साल का मिश्रधन दूसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो जैसे कहने का मतलब है 2 वर्षों में 1600 रुपया और 3 वर्षों में 1700 रुपया हो जाता है। 2 वर्षों में 1600 यानी 2 वर्ष का मिश्रधन है, और 3 वर्षों में 1700, तीसरा साल में कितना बढ़ जा रहा है, 100 रुपया है ना। 100 रुपया क्यों बढ़ा, यानी 100 रुपया ब्याज है, किसका ब्याज है, 1600 का है। कई साल में है, 1 साल में है। चलिए काट के हटा दीजिए, यहाँ 25 चौका 100, 4 चौके 16, यानी हो जाएगा 25/4, यानी 6 कितना 25%। कितना मेरे भाई, 6.25% रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6.25%। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर मेरे भाई, सी नंबर 6.25% रेट हो जाएगा, है ना। 2 साल का जो मिश्रधन है वो तीसरा साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो तीसरा साल में 100 रुपया बढ़ रहा है, यानी 100 रुपया इंटरेस्ट है किसका, 1600 का 1 साल में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता 150 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया। 150 वस्तु है और इसका माध्य कितना पाया गया, 45। कहता है यदि गणना के समय 2 मत गलत तरीके से 38 और 46 दूगो जो है, जो 38 और 46 था, है ना, कहता 38 और 46 के बजाय जो है 83 और 76 के रूप में जो है ना ले लिया गया।
अच्छा 38 और 46 कितना हो गया देखो तो, यह हो गया आपका 84 है ना, और इसको जोड़िए यह कितना हो जाएगा 9, 159। सिंपल सा बात है। यह था एक्चुअली इतना, यह देखिए 150 वस्तु में सबका सही सही आकलन हुआ है ना, 148 का। गलती केवल 2 के साथ है ना, जिस 2 का मान 84 था उसको लिया गया 159, यानी देखा जाए तो कितना ज्यादा लिया गया, तो 75 ज्यादा लिया गया है। अतः वास्तविक मान की प्राप्ति के लिए जितना ज्यादा लिए कम करना होगा। और औसत कितना, माध्य कितना काउंट करके लाया 45, और इसमें ज्यादा काउंटिंग है, कितना ज्यादा काउंटिंग है 75, तो कम कर लीजिए। और इसको औसत में कन्वर्ट करने के लिए वापस नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना 150 है ना, यानी 45 में से हाफ घटा लो, यानी 44 दशमलव कितना हो जाएगा 5। यही तो सही औसत है, 44.5 जो है यह सही माध्य है। यही 150 वस्तुओं का सही मीन हो जाएगा 44 दशमलव कितना 5। अगर ज्यादा काउंटिंग कीजिएगा तो वास्तविक मान की प्राप्ति के लिए घटा करके उत्तर करना है। अगर कम काउंटिंग कीजिएगा, कम काउंटिंग किए हो तो वास्तविक मान की प्राप्ति के लिए जोड़ के उत्तर करना है। बस यही तो कंसेप्ट है। अगले सवाल की ओर आइए। कहता 2 पाइप क्रमशः, एक जो पाइप है वह जो है 20 मिनट में एक टैंक को भरता है, और दूसरा जो है वह 24 मिनट में भरता है, और एक बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन के हिसाब से पानी खाली करता है, नहीं खाली करने वाला है। अच्छा, एक साथ काम करने वाले तीनों पाइप 15 मिनट में टंकी को जो है भर सकते हैं। देखिए ये वो खाली करने वाला, तीनों मिलकर 15 मिनट में भर सकता है टंकी का पूरा कैपेसिटी। एलसीएम हो जाएगा 120, इफिशियंसी 6, 5 कितना हो गया 8। देखो बार बार बोलते कि टंकी का धारिता जब भी आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखना मेरे भाई, उस परिस्थिति में प्रश्न में जो है किसी एक नल का, चाहे वह भरने वाला नल हो चाहे वह खाली करने वाला नल हो, उसका दर दिया जाता है भरने का या खाली करने का, है ना। तो जिसका दर देता है उसका पर्सनल टाइम निकालो। तो निकासी पाइप का दर दिया 3 गैलन जो है प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। तो पहले हम यह निकालेंगे निकासी पाइप जो है टंकी को कितना देर में खाली करेगा, कितना मिनट में। सोचो ये अगर यह दोनों काम करता है तो 1 मिनट में 11 यूनिट भरने का काम करता है, लेकिन निकासी के साथ केवल 8 यूनिट ही भरने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब 11 में से 3 चला गया तब 8, इसका मतलब 3 यूनिट खाली कर रहा है, तब ने ऐसा स्थिति बना। 11 में से 3 जाएगा तब ने 8 आएगा भाई। चलिए, यानी यह 40 मिनट लेगा टंकी को अकेले खाली करने में, और 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर निकालता है। 40 मिनट में पूरा टंकी खाली करता है, तो 40 गुना 3, यानी टंकी का जो कैपेसिटी है कितना गैलन का है 120 गैलन का है। कितना गैलन का 120 गैलन का कैपेसिटी का टंकी है। यही आपसे पूछा गया था, है ना, 120 गैलन का। अगले सवाल की ओर आइए। यह देखिए एमडीएच पे चर्चा हमने पिछले क्लास में भी किया था कि अगर एमडीएच के अलावा जो भी आता सब कहाँ चला जाता, नीचे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति है जिसको ऊपर रखा जाता है। अगर झाड़ू के संख्या का बात हो, चाल का चर्चा किया जाए, या फिर प्रति व्यक्ति खाने के लिए भोजन की मात्रा का बात हो, तो यह सब ऊपर रहता, बाद बाकी सब नीचे। कहता 36 व्यक्ति 10 घंटा के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा 36 व्यक्ति जो है ना 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके जो है, हाँ ध्यान दीजिएगा 200 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा जो है खाई कई दिन में खोदता है, 6 दिन में, है ना। तब हमसे क्या कहता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 व्यक्ति जो है, 10 व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से कार्य करके जो है 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खाई कितने दिन में खोदेंगे। मान लेते हैं कि 1 दिन में खोदेगा। एमडीएच के अलावा जो भी आएगा सब नीचे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नीचे। चलिए एक्स का मान बता देना है। देखिए 10 यहां से काट के हटा लीजिए, 400 काट के हटा दीजिए, यानी अगर देखा जाए तो नीचे का मामला पूरा कट ही रहा है। 1200 और ये अभी 1200 काट के हटा दीजिए। अच्छा 8 से अगर देखोगे तो 4 से काटोगे तो 9 बार में, और 2 से काटोगे तो 3 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 डेज। कितना 27 दिन आपका राइट आंसर होगा। कितना दिन 27 दिन मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी सीधा सा बात है। एमडीएच के कंसेप्ट पे बना लेना है इसको। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है
6 वर्षों में दुगना हो जाता है। यदि ब्याज की दर पर वही कहते इसी ब्याज की दर पर वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखो चला, हम बार बार बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो धन है मेरे भाई, वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है, यानी समान समय के बीच का रेशियो इक्वल होता है। देखो ना, 6 वर्ष में दुगना होता है, अगला 6 वर्ष में इसका दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो गया। अगला 6 वर्ष में इसका दुगना हो जाएगा, 8 गुना हो गया। अगला 6 वर्ष में इसका दुगुना, 16 गुना हो गया। अब समय जोड़ लीजिए, यानी 6 चौका कितना हो जाएगा आपका, 24 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। ध्यान इसमें क्या रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो धन है वह गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, पहले कितना गुना हो रहा था, 2, बाद में कितना गुना होने का बात है, 16। पावर क्या रखना होगा, 4। बस पहला समय में गुना कर लीजिए, पावर पहला समय है 6, पावर से गुना कर लो, यानी जो समय होगा वह समय कितना वर्ष का होगा, 24 वर्ष का मेरे भाई। क्या होगा, 24 वर्ष का होगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, 24 वर्ष का समय होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 14 रुपए प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 13 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बेचने पर 20% का लाभ हो। ध्यान देना, चर्चा दूध और पानी का। अच्छा, दूध का कीमत कैसे, 14 रुपए प्रति लीटर है, 69 लीटर दूध में पानी कितना मिलाए। हम बार बार बोलते हैं कि चेला अगर प्रश्न में पानी का चर्चा हो, बालू का चर्चा हो, तो इसका कीमत हमेशा 0 लेके चलना है, तो 0 लेके चलेंगे। मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया है 13 रुपए 80 पैसे, बेचने पर जो है हो जाता 20% का लाभ। देखो, एलिगेशन रूल लगाने के लिए ऊपर जिस चीज का चर्चा होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में किया जाता है। यह मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया, क्रय मूल्य निकालो, 13 रुपए 80 पैसे के हिसाब से बेच रहा, लाभ हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा कम में, 100/120 है ना। हटा लीजिए, 1 0 कट जाएगा, 12 से एक बार में, यानी हो जाएगा 11.5 रुपए प्रति लीटर। क्या हो जाएगा, 11.5 रुपए प्रति लीटर। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया, यहाँ पर बीच में रखो 11.5 को, क्रॉस करके रेशियो काउंट कर लो दूध और पानी के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा 11.5 और यहाँ कितना हो गया आपका 2.5, दशमलव बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। 23 × 5 = 15 से 5 × 5 कितना हो गया, 25। यही तो दूध और पानी के बीच का रेशियो है, 23:5। अच्छा, दूध कितना लीटर ले रहा है, 69 लीटर, 69 लीटर दूध ले रहा है, जो यूनिट के तौर पर कितना है, 23। तो 23 यूनिट बराबर 69, पानी कितना उसमें लेना होगा, तो 5 यूनिट। यही तो है, 23 से 3 बार में, 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह 15 लीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 लीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना होगा, तो 15 लीटर पानी मिलाना होगा। चलिए, मैथ्स आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की ओर। पढ़िए, कहा था नीचे दिए गए बेन आरेख में जो है वृत्त किसको दर्शाता है, वृत्त जो है वकील को दर्शाता है। यह वृत्त किसको दर्शा रहा है, वृत्त वकील को। षटकोण महिलाओं को, यह जो षटकोण है ना, यह महिलाओं को प्रदर्शित करता है। आयत जो है, यह जो आपको दिख रहा है, यह भोजन प्रेमी को दर्शाता है, जो भोजन में रुचि रखता है। कहाँ तक दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का निरूपित करता है जिसका नामकरण किया गया। कितनी महिलाएं ऐसी जो भोजन प्रेमी और वकील दोनों हैं। देखो, महिला भी हो, वकील भी हो, भोजन सब में होना चाहिए। तो अगर हर एक डायग्राम में देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 12 नहीं, हर एक डायग्राम में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है, 12, जो सब में उपस्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 12। यानी 12 महिलाएं ऐसी हैं जो वकील भी है और भोजन प्रेमी भी है, 12, 12। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है एक कूट भाषा में जो है, आई लाइक चॉकलेट 958, वी वाउट चॉकलेट 153, वी लाइक देम 816, है ना। चलिए, तो कहता आई बाउट देम। पहले आई का सोचो, आई का इस्तेमाल जो है केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में है, नहीं,
तो आई का कोड क्या होगा देखो, तो आई केवल वही उसी जगह है और तो कहीं है नहीं, तो कोड भी वही होना चाहिए। देखिए 5 काट लीजिए, 5 कट गया आपका, क्या 5 कट गया, और आपको क्या काटना है, और आप एक देखिए यहाँ पे 8 कट जा रहा है, 8 कट गया। इसका मतलब आई का कोड अगर देखा जाए तो आई का कोड क्या होगा, सबका सिंगल सिंगल सोच लीजिए। आई का कोड हो गया आपके पास क्या, आई का कोड हो गया 9, है ना, इसी का कोड तो बताना है। तो आई का कोड हो गया 9। अब देखिए बाउट का प्रयोग जहां तक सवाल है, तो बाउट कहाँ है, केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट में, और तो कहीं नहीं है। कोड भी केवल सेकेंड में, तो 5 तो कट ही गया आपका, है ना। उसके बाद देखिए 1 कट जा रहा है, इसका मतलब बाउट का 3 हो गया। जहां तक देम का सवाल है, देम जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट में है, तो केवल थर्ड में, तो कोड भी केवल उसी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपके पास सीधे दोनों में 1 तो नहीं होगा, उसके बाद 1 नहीं होगा, उसके बाद अगर आप देखो तो 8 भी नहीं होगा, तो 6 बच गए आपके पास, तो 936 यानी 936 हो जाएगा। बस कॉमन के आधार पर छाट लेना है, जो जहां होगा उसका कोड उसी आधार पर होगा। अगले सवाल की ओर आइए। 23 नंबर प्रश्न कहता पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू और वाई और जेड कितना व्यक्ति है। यह व्यक्ति का संख्या अगर देखा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितना, नौ व्यक्ति का जिक्र है ना। तो हो गया आपके पास 4, 3 3 6 2 8, एगो कहीं डाल दीजिए, चलिए यहीं डाल दो। अब पढ़िए आराम से, सर्कुलर अरेंजमेंट है। भी पी के बाएं दूसरा, चलिए पी के बाएं पहला दूसरा, यहां पर क्या हो गया भी जो है पी के बाएं दूसरा, जो यानी पी जो है बाई के बाएं को तीसरा, यानी भी जो है पी के बाएं दूसरा, और जो आया ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज इसके पहले वाले नाउन के लिए, यानी जो किसके लिए, पी के लिए। पी जो है बाई के बाएं तीसरा, तो बाई को यहां रख दीजिए, पहला दूसरा तीसरा नहीं, यस पी के बाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एस पी के बाएं चौथा, टी क्यू के दाएं तीसरा, अच्छा जो यानी क्यू भी के ठीक दाएं है, क्यू जो है भी के ठीक दाएं, और टी जो है क्यू के दाएं, जो है टी जो है क्यू के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर क्या हो गया टी, टी क्यू के दाएं तीसरा जो भी के ठीक दाएं है। अच्छा आप देखिए डब्ल्यू जेड के दाएं को चौथा है, अच्छा डब्ल्यू जो है जेड के दाएं को चौथा, तो जेड को यहां रख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डब्ल्यू जो है जेड के दाएं को चौथा, यह भी अरेंज हो गया। एक व्यक्ति आपके पास बचा है, वह व्यक्ति कौन दिख रहा है, आर। बताइए डब्ल्यू के दाएं तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, यही आर के बारे में पूछा था, यानी डब्ल्यू के दाएं तीसरा अगर कोई है तो वो कौन है, आपका आर है, क्या है, आर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता पी क्यू की बहन है और आर की माँ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी जो है ध्यान देना, कहता है क्यू की बहन, किसकी बहन, क्यू की बहन, और किसकी माँ है, आर की, यानी इसका संतान है आर। एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी, एस जो है क्या है, क्यू की पत्नी, यानी पति पत्नी है, और क्या बोला डब्ल्यू की बहू, यानी डब्ल्यू की पतोहू, यानी डब्ल्यू जो है यह दोनों का या तो बाबूजी या तो माताश्री होंगी, है ना, यही बात बोला ना। एस जो है डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी, अच्छा डब्ल्यू का पौत्र, पौत्र मतलब पोता, डब्ल्यू का पोता यम है, पोता यानी इसके बेटा का बेटा, डब्ल्यू का पोता यम पी का भतीजा है, ठीक है, पोता यम पी का भतीजा है, और भी का भाई है, चलिए भी का भाई है, तो और डब्ल्यू को केवल 2 ही बच्चे हैं, तो एगो पी और एगो क्यू हो गया। कहता क्यू का भी से क्या संबंध है, यानी क्यू जो है वह भी का क्या लगता है, क्यू के बारे में, तो क्यू भी का पिता लगता है, क्या लगता है, पिता, जबकि यस उसकी माता, पिता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल पे आ जाइए, 25 नंबर आपका आखिरी प्रश्न है, देख लो। चलिए देखिए आखिरी सवाल सिलोक का प्रश्न है, घबराना नहीं है, है ना। देखो मेरे भाई क्या कहता है, कुछ सड़कें गलियां हैं,
कुछ गलियां मार्ग हैं। पहला, कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, निगेटिव पहले तो काट दीजिए। सभी गलियां, सभी का ऊपर सब पार्टिकुलर सेंस है, यहाँ यूनिवर्सल में पूछ दिया, अभी गलत है। कुछ मार्ग सड़क है, मार्ग यहाँ सड़क, यहाँ मेडिटर में गली नहीं कटेगा क्योंकि दोनों पार्टिकुलर सेंस में है, सब गलत है। लेकिन एक बात समझना, अगर पहला और तीसरा का बात किया जाए तो दोनों में सड़क और मार्ग, सड़क मार्ग, इसमें भी सड़क मार्ग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल है, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव है, दोनों का दोनों गलत हो जा रहा है, कंप्लीमेंट्री पेयर बनाएगा। यानी आपका उत्तर यहां होगा या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या तो निष्कर्ष 3 निकलेगा। यानी 1 और 3 आइदर और के केस में चला जाएगा, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इक्वल है, दोनों का दोनों गलत हो जा रहा है, एक अफर्मेटिव है और एक निगेटिव है, तो आइदर का केस बनाएगा। दूसरा तो बिल्कुल गलत है, पहला तीसरा आइदर में चला जाएगा। यानी तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 3 सही है। यानी आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह था आपका आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर कितना, 20। यानी 20 मॉक टेस्ट हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है ना। जैसे आप लोग के सहयोग से, समर्थन से जो है हम लोग का यूट्यूब परिवार 2 लाख का परिवार हुआ, उसी प्रकार आप जो है एप्लीकेशन पर भी है ना बहुत सारे परिवार को जोड़िए, है ना। यह काम आप ही कर सकते हो, हमारा काम है पढ़ाना, हम बेहतर कंटेंट्स आपको देंगे। बस आप लोगों को शेयर करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, भाई बहन को शेयर करते रहिए, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, है ना। जैसे यही जो आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट जो चल रहा है, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके चल रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं देते हो, जहां भी मैथ रीडिंग से संबंधित प्रश्न आएगा, हर एग्जाम के लिए समझिए टॉनिक का काम करने वाला है। मैथ्स का सुपर स्पेशल बैच है, इसमें कॉमर्शियल एडवांस दोनों पोर्शन है ना। और आपका रीजनिंग का बैच है, बायोलॉजी का बैच है, झारखंड जीके का बैच है, हर एक बैच उपलब्ध है। सब बैच के बारे में दोस्तों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए। चलिए फिर मुलाकात हो हम लोग का कल के मॉक टेस्ट में, यानी मॉक टेस्ट नंबर 21 में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।